स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अलोंग ए ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी करती है। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया था, अलोंग ए ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर एक ग्रुप की आप बात करते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, फिर लिथियम की, फिर सोडियम की, सॉरी उल्टा हो गया, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ये आपका ऑर्डर रहेगा। फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे, रेडियोएक्टिव है। ठीक है, तो अलोंग ए ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था। इसका रीजन होता है, हाँ बेटा रीजन एक बार मुझे बताओ कि मैंने बताया था या नहीं बताया था। इसका रीजन आपको बताया था या केवल लिखवाया था? चलिए बता देता हूँ रीजन। देखिए रीजन ये है कि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, साइज की बात हमने कर ली थी। अब देखिए साइज इंक्रीज करने से होगा क्या। तो देखिए साइज इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है उसकी दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से दूरी जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये रुबिडियम हो गया और ये मान लीजिए सीजियम हो गया। अगर ये दूरी बढ़ेगी इन दोनों के बीच की, न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की, तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ये भी कम होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आप बड़े आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, नहीं सेल सेम नहीं रहेगी बेटा। अलोंग ए ग्रुप बात कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर जो है सेल बदल जाती है, सेल बढ़ जाती है। ठीक है, हमने साइज के बारे में पढ़ा था, साइज जो है बढ़ता जाएगा, साइज इंक्रीज कर रहा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कम हो जाएगा। तो रीजन आप लिख सकते हो, एज वी मूव टॉप टू बॉटम, as we move top to bottom in a group, the size of atom increases, due to which the hold of nucleus on the outermost electron decreases. So it is easier to eject that electron. Hence ionization energy is less. Hence ionization energy is less. ये इसका रीजन आप लिखोगे। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा एटम का। अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कम हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। ऐसा नहीं कि आप जो है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल के बैठ जाओ। सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर ही न्यूक्लियस का होल्ड सबसे कम होता है। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये बात थी इसके अंदर, इसीलिए आपका ये इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता जाता है। तो अलोंग ए ग्रुप अगर आप देखोगे तो टॉप टू बॉटम आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या मिलेगा?
डिक्रीज करता हुआ मिलेगा। ये बात समझ में आई बेटा आपको? बोलिए। सर क्लियर है। अब लिखिए नेक्स्ट, अलोंग ए पीरियड। अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड किस तरह से आयनस एनर्जी का ट्रेंड होता है? तो आप लिख सकते हो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in a period, ionization energy increases, और ब्रैकेट में लिख लेना जनरली, जनरली। इसका रीजन क्या बताओगे? रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कभी कभी जेड इफेक्टिव भी लिखते हैं। हाँ बेटा, एक्सेप्शन भी करवा देंगे। इसको हम लिखते हैं जेड इफेक्टिव, जेड ई एफ। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो ये रीजन है इसका। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो सेकंड पीरियड की मैं ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सेकंड पीरियड में आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे वैसे आपको पता लगेगा लगेगा कि साइज जो है, एक्चुअल साइज ये आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब साइज डिक्रीज करने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? साइज डिक्रीज करने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे तीन प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कर रहे थे। यहाँ पे 4 प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड कर रहे थे। यहाँ पे 5 प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन, यहाँ पे 7 प्रोटॉन। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे तो 10 प्रोटॉन जो है अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे लगा रहे थे। ठीक है, अब देखिए साइज कम होने की वजह भी आपने पढ़ी थी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यही रीजन आप दोगे आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने का वजह क्या है? इसके बढ़ने की वजह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, इफ होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, if hold of nucleus increases then ionization energy increases। सिंपल सी बात है, अगर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी इंक्रीज करने वाली है। ठीक है, ये इसका रीजन आप लिख सकते हैं। अब देखिए, ये आपने पढ़ लिया। अब ये मैंने जनरली लिखवाया है। अब जनरली का मतलब क्या है? जनरली का मतलब एक्सेप्शन है इसके अंदर। तो एक्सेप्शन भी ऐसा नहीं कि एक ही है, 2-3 एक्सेप्शन है। ठीक है, तो मैं आपको जो है आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिख देता हूँ थ्रू ए ग्राफ। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच में। ठीक है, ये मान लीजिए ये ग्राफ आपके पास। इस ग्राफ में एक तरफ मैं ले रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरी तरफ ले रहा हूँ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पे बात करूंगा एक पीरियड के अंदर। ठीक है, एक पीरियड के अंदर बात करूंगा। तो पीरियड में आपको पता है सेकंड पीरियड की यहाँ पे बात करूंगा मैं। सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के अंदर सबसे पहले एटॉमिक नंबर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इन सब की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिथियम होता है, लिथियम का, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए यहाँ पे होती है। ठीक है, ये है लिथियम आपके पास। उसके बाद आगे बढ़ेंगे
लिथियम के बाद बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब देखिए रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ट्रेंड देखो एक बार, इस ग्राफ के हिसाब से चलना है, और जो ऊपर नीचे मैं बताऊंगा उनको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। अब देखिए बेरिलियम के बाद बोरोन जब आता है तो बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना साथ के साथ कि लिथियम से तो ज्यादा ही रहती है हमेशा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लिथियम, ठीक है। तो इसके ऊपर लिखा है मैंने, ऊपर बनाया मैंने, तो इस ग्राफ को ये बातें ध्यान रखते हुए बनाना। ये जो मैंने पीली लाइन बनाई है इसको मत बनाना, ठीक है। अब देखिए बोरोन के बाद आता है आपके पास कार्बन, तो कार्बन का बेरिलियम से भी ज्यादा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कार्बन का जो है बेरिलियम से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, इट इज ग्रेटर देन बेरिलियम। उसके बाद आपके पास आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का और भी ज्यादा होता है नाइट्रोजन। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज्यादा होता है, इट इज ग्रेटर देन कार्बन, ठीक है। ये मैं निशान लगा रहा हूँ, पीली वाली लाइन मत बनाना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के बाद क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन आ गया आपके पास, ठीक है। और उसके बाद नियोन, और नियोन जो है सबसे ऊपर मिलता है आपको, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है आयनाइजेशन एनर्जी का। हाँ बेटा प्रिंस, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फाइंड आउट करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट होते हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये रफ आइडिया है, ठीक है। हो सकता है हर एक चीज के ऊपर अलग अलग एप्लीकेशन पार्ट हो। तो जैसे मान लीजिए सोडियम की आपने आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम को लिक्विफाई कर लिया, या सॉलिड या गैसीय स्टेट में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये प्रोसेस करने में जितनी एनर्जी लगी वो हमें पता होगी, या हमने अगर पता करनी है तो ये भी हम कर सकते हैं एक कैलोरीमीटर के अंदर, ठीक है। टू बी एग्जैक्ट इसको बोम कैलोरीमीटर बोलते हैं, ये एक इक्विपमेंट का नाम है, ठीक है, जिसके अंदर आप पता लगा सकते हो कि कितनी एनर्जी आपने डाली है, ठीक है। और आपको पक्की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है, जितनी भी एनर्जी यहाँ पे लगी होगी वो आपको पता लग जाएगी। उसके बाद सोडियम गैसेस बन गया, इसके अंदर आप फर्दर एनर्जी ऐड करते हो। अब देखिए एनर्जी ऐड करने पर सोडियम गैस, सोडियम प्लस गैस जब बनेगा और इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि बहुत सारे सेंसर होते हैं आपके पास, ठीक है, आयंस को डिटेक्ट करने के, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के। तो आपको पता लग जाएगी कि हाँ गैस आयनिक फॉर्म में बन चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो वहां पे जो भी एनर्जी लगेगी उसको हम मेजर कर सकते हैं कैलोरीमीटर के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक होती है, तो ये सिंपल सा आपका तरीका है, ठीक है। कुछ चीजें डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते तो उनके लिए हम कुछ स्पेशल मेथड इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो वो हम आगे बताएंगे आपको सारे के सारे। तो अभी के लिए इतना ही समझ लो कि किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। यूज कहाँ पे आते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, एक बार पढ़ लो इनको अच्छे से। अब बेटा कैलोरीमीटर से निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ट्रेंड है। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जनरल ट्रेंड है, ठीक है। जनरल ट्रेंड आपको दिखेगा इंक्रीज करता हुआ, वही ये मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे केवल दो बदमाश थे जिन्होंने पूरी लाइन को खराब कर दिया, एक तो था बेरिलियम और दूसरा था नाइट्रोजन, ठीक है। ये दो एक्सेप्शन है एक तरह से, ठीक है। इनके ऊपर जाने की वजह क्या है, और क्या क्या फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, वो सभी यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनाइज एनर्जी का अगर ट्रेंड आपको देखना है किसी पीरियड के अंदर, तो सबसे कम आयनाइज एनर्जी किसकी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हमने
स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो हमने पढ़ा था कि सबसे आसानी से जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो आपके होते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स जनरली 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। वही सेम रीजन है, लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको मिलेगी अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स अगर कहीं पे हैं आपके पास, तो अल्कली मेटल की आपको लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। मोस्ट या हाईएस्ट बोल सकते हो। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी मिलेगी? तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको मिलेगी नोबल गैसेस की, ठीक है। नोबल गैसेस की आपको हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिलने वाली है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि नोबल गैसेस जो है किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन करना चाहते हैं ना ही लॉस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर गेन करेंगे ही नहीं या लॉस करेंगे ही नहीं तो उसकी कोई भी आप जो है टेक्निक पता नहीं लगा सकते क्या करना चाहेगा। तो कुल मिला के नियोन का आपको हमेशा इस ग्रुप के अंदर या इस पीरियड के अंदर जो है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है। तो ये तो होगी लिस्ट और मोस्ट की बात। अब इनमें भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको कहीं ग्रुप के पीरियड के अंदर मिलता है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब क्या है? तो देखिए, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, इन बातों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सर नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते हम आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए। हाँ बेटा निकाल सकते हो, देखो निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी लग जाएगी कि उसका कुछ यूज रहेगा नहीं, ठीक है। भाई जो काम आसानी से हो सकता है उसी को तो करते हो, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू पता करना चाहे तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट हैं जो बड़े आसानी से नोबल गैसेस के भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपने एक प्लाज्मा स्टेट भी पढ़ी होगी, प्लाज्मा स्टेट में हीलियम बल्ब और नियोन बल्ब भी यूज करते हैं, ठीक है। तो नियोन बल्ब के अंदर क्या होता है? नियोन बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी नियोन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है तो वहां पे नियोन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका नियोन प्लस गैसियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। प्लाज्मा स्टेट आपने पढ़ी होगी ना। नियोन साइन बल्ब यूज करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वहां पे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कंपैरिजन अगर करें तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट मिलने वाली है, ये बात पक्की है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं अगर मिलेगा, अब देखिए हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको वहां देखना है जहां पे डीजनरेसी मिले, जहां पे डीजनरेसी प्रेजेंट हो। डीजनरेसी का मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। ऐसे ऑर्बिटल अगर आपको मिलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल मिलते हैं, तभी आप हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मिलता है तो उसके जो नेबर हैं उनसे हमेशा ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपको मिलने वाली है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट will be greater than its neighbors, will be greater than its neighbors, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको लिखना हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है इनका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम के लिए क्या होता है? तो लिथियम के लिए हम लिखेंगे 1s2 2s1। बेरिलियम के लिए क्या हो जाएगा? बेरिलियम के लिए हो जाएगा 2s2। बोरोन के लिए 2s2 2p1। कार्बन के लिए 2s2
2p2, नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए 2s2 2p4, फ्लोरीन आ जाएगा आपके पास 2s2 2p5 एंड नियोन आ जाएगा आपके पास 2s2 एंड 2p6। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलना है। नाइट्रोजन का आपको पता है कि p ऑर्बिटल 3 होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के क्या होते हैं, 3 p ऑर्बिटल होते हैं। एक तो आपको 2s मिलेगा और 3 मिलेंगे आपको 2p। इस तरह से अगर इनमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भरे जाएंगे। ठीक है, ये पूरा बना देता हूँ, और एक एक इलेक्ट्रॉन आप इन तीनों ऑर्बिटल में एक एक भर दोगे। ठीक है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अप्लाई करते हुए। अब देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, हाफ फील्ड ईसी हो गया, ये आपके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने बताया कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी इसके नेबर्स से दोनों से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो नाइट्रोजन जो है कार्बन से भी ऊपर है और ऑक्सीजन से भी ऊपर है। तो इस तरह से आपने जो है इस बात को याद रखना है। ठीक है, और बात देखते हैं। नेक्स्ट आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ पे लगता है या इसका इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसके बारे में एक बार आप जो है थोड़ा सा समझ लो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, उसके बाद आपको पता लगेगा कि कहाँ इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको लिखिए आप स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम कभी कभी जो है शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, हो सकता है ये हमने पहले डिस्कस किया हो। तो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जो है ये हम मान के चलते हैं ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, ऑर्बिटल्स के केस में देखेंगे तो एस जो है सबसे ज्यादा शील्ड करता है, देन पी, देन डी, और सबसे कम शील्डिंग जो है एफ की होती है। अब देखिए, शील्डिंग का सिंपल सा मतलब है प्रोटेक्ट करना। कोई भी शील्ड, अगर शील्ड की बात कहीं पे आती है तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। शील्ड का मतलब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट किसको कर रहा है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन यहाँ पे होता है बेटा न्यूक्लियस का। ठीक है, प्रोटेक्शन किसका हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के चार्ज को प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, कौन करेगा, तो कौन करेगा आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, और किसका प्रोटेक्शन होगा, तो किसका प्रोटेक्शन होगा, न्यूक्लियस का होगा। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, जैसे कि बोरोन की बात कर रहे हैं। बोरोन के अंदर जो है आपको पता है, बोरोन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 5 प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 5 है, 5 प्रोटॉन होते हैं, बोरोन की बात चल रही है। 5 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको पता है। फर्स्ट सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड सेल में, सेकंड सेल में देखिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह से आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब देखिए, फर्स्ट सेल का कोई काम है नहीं फिलहाल, तो फर्स्ट सेल को मैं कर रहा हूँ साफ। यहाँ पे फर्स्ट सेल का कोई भी काम नहीं है, फर्स्ट सेल को मैंने साफ कर दिया। और सेकंड सेल के अंदर भी हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, सेकंड सेल के अंदर क्या है, 2 ऑर्बिटल है आपके पास। सेकंड सेल में आपको पता है 2s भी एग्जिस्ट करता है और 2p भी एग्जिस्ट करता है। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको ये भी पता है कि 2s जो है 2p से थोड़ा सा अंदर होता है। अगर आप इसका साइज या शेप देखोगे तो 2s आपको अंदर मिलेगा। ठीक है, और 2p आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा बाहर मिलेगा, इस तरह से। ये बात मैं बता चुका हूं पहले शायद आपको, है ना। तो ये मिलेगा आपको 2p इस तरह से। ठीक है, अब सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि 2s इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे आपके पास वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होंगे। ठीक है ना भाई, यहाँ पे अगर देखोगे तो 2s इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है।
ये मान लीजिए न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद आपको मिलेंगे 2s इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद मिलेंगे 2p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए 2s इलेक्ट्रॉन जो है और 2p इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में हो जाता है झगड़ा। अब देखिए कोई भी अपोजिट सेम चार्ज के स्पीसीज है, ये आपको पता है इनके बीच में होता है रिपल्शन, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए 2s इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि जितना भी न्यूक्लियस का चार्ज है वो सारा का सारा हमारे ऊपर लगे, ठीक है। वो सारा का सारा इनके ऊपर चार्ज लगे। क्यों लगे? क्योंकि इनके बीच में है रिपल्सन, इनके बीच में है लड़ाई। ये नहीं चाहता कि हमारी चीज दूसरे के पास जाए, या इसको इस तरह से समझ सकते हैं, न्यूक्लियस आपके पास शाहरुख खान, ठीक है, और ये हैं इलेक्ट्रॉन मान लो लड़कियां हैं। अब देखिए जो आगे होंगी वो डेफिनेटली चाहेंगी पीछे वाले आगे ना आए, ठीक है ना। इनका मतलब इनके बीच में जो है लड़ाई झगड़ा होगा, और ये कभी भी नहीं चाहेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इस न्यूक्लियस को बचाने की कोशिश करेंगे या अपनी पोजीशन पे रहने की कोशिश करेंगे, और इस चक्कर में ये एक शील्ड की तरह काम करने लग जाते हैं, ठीक है। ये शील्ड करते हैं, किसको शील्ड करते हैं, इस न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं। किससे शील्ड करते हैं? दूसरे इलेक्ट्रॉन से शील्ड करते हैं। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब 2s के इलेक्ट्रॉन जो है 2p वालों को अंदर नहीं आने देंगे, ये पक्की बात है। तो यहाँ पे कहाँ पे लगेगा शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट वहां पे लगेगा एक में तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है 2s ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है और दूसरे के अंदर 2p के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पे लगता है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ पे लगता है। तो देखिए एक तो आपके पास एग्जांपल है बेरिलियम का। बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? तो बेरिलियम के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, 2s2 के अंदर, 2s के अंदर जा रहा है, ठीक है। 2s के अंदर जा रहा है, इसका मतलब 2s क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। उसके बाद बोरोन में आप देखोगे, तो बोरोन में आप देखोगे तो बोरोन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, 2p में जा रहा है। तो शील्डिंग अच्छी किसकी होगी, शील्डिंग अच्छी किसकी होगी, 2s की होगी, ठीक है। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन 2s एंड 2p, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 2s और 2p में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। वहां पे आप इस चीज को अप्लाई करेंगे। तो बेरिलियम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है, और आपको पता है कि 2s ऑर्बिटल जो है ये पेनिट्रेट कर जाता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट भी मैंने आपको बताया था। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ जाना। ये जो 5 प्रोटॉन हैं ये 2s ऑर्बिटल के चारों तरफ से लग रहे हैं इस तरह से, ठीक है। चारों तरफ से लग रहा है, तो इसका साइज क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अब जितना नजदीक होगा 2s ऑर्बिटल उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर अच्छा होल्ड होगा न्यूक्लियस का, और जितना अच्छा होल्ड होगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और 2p में अगर आप इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 2p क्या है, दूर है। 2p दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना होल्ड नहीं रख पाता है, ठीक है, जितना होल्ड इसके ऊपर होना चाहिए। इसकी वजह से अगर 2p में इलेक्ट्रॉन होगा तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, वरना नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये फैक्ट है। अब देखिए बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह आप बताओगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं जो एक्स्ट्रा एडिशनल है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और लिख लेंगे आप, ये लास्ट बात होगी। अगर आपको कंपैरिजन करना है एक एलिमेंट छोड़ के दूसरे एलिमेंट से, ठीक है, मान लीजिए आपको कंपैरिजन करना है लिथियम और बोरोन का, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट को मिस करके आपको दूसरे एलिमेंट से कंपैरिजन करना है, तो इस तरह के कंपैरिजन में हमेशा शील्डिंग इफेक्ट की विजय होती है, ठीक है। तो इसमें लास्ट बात लिख ले, व्हेन वी कंपेयर एन एलिमेंट
when we compare an element by skipping one element, ionization energy of element, इस तरह से लिख लो, when we compare ionization energy of an element by skipping one element, then only effective nuclear charge is applicable. तो वहां पे केवल और केवल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही आप देखोगे। कहीं भी आप कंपेयर कर सकते हो। लिथियम देखा आपने, बेरिलियम छोड़ दिया, बोरोन से कंपेयर करो, तो लिथियम और बोरोन के बीच में रिलेशन क्या होगा? बोरोन का हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, बोरोन की आयनीकरण एनर्जी हमेशा ज्यादा ही मिलेगी। अगर आप बेरिलियम को देखो, बोरोन को स्किप करके कार्बन से कंपेयर करो, तो कार्बन से कंपैरिजन कार्बन का हमेशा ज्यादा होने वाला है। ठीक है, बोरोन को आप देखो, कार्बन को छोड़ दो, नाइट्रोजन को देखो, तो नाइट्रोजन के केस में आप देखोगे कि नाइट्रोजन की ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। कार्बन को देखो, नाइट्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन से कंपेयर करो, तो कार्बन और ऑक्सीजन की ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को देखो, ऑक्सीजन को छोड़ दो, फ्लोरीन को देखो, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में क्या होगा? फ्लोरीन का ही ज्यादा होगा हमेशा। तो इस तरह से अगर एक एलिमेंट को आप स्किप करके देखते हैं, तो डेफिनेटली उस एलिमेंट का आपको हाई आयनाइजेशन एनर्जी मिलने वाली है। इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि ये जो हमने इफेक्ट पढ़े हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये केवल आसपास के एलिमेंट्स के साथ ही काम करते हैं, बाकी ज्यादा लॉन्ग रेंज वाला काम है नहीं इनका। ठीक है, ये बातें समझ में आई बेटा सारी की सारी? बोलिए। यस सर। अब देखिए, ये हमने सेकंड पीरियड के लिए बात की है। ठीक है, अगर थर्ड पीरियड के लिए भी आप बात करना चाहो, तो सेम ग्राफ बनता है, बस आप एलिमेंट को चेंज करके रख देना। ठीक है, जैसे कि लिथियम है, लिथियम की जगह सोडियम पुट कर दो, फिर मैग्नीशियम, बोरोन की जगह एल्यूमिनियम, कार्बन की जगह सिलिकॉन, नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस, ऑक्सीजन की जगह सल्फर, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन और नियोन की जगह आर्गन। सेम एक्सप्लेनेशन है, सेम ट्रेंड रहेगा। इसका ट्रेंड सेम होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू भी सेम हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, वैल्यू में डिफरेंस रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रेंड जो है ये आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है। ठीक है, और सर ये सारा पीरियड और ग्रुप के ग्राफ कौन सी क्लास में आएंगे? हाँ बेटा, सारे के सारे आपने पढ़ने 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास में आपने कंप्लीट पढ़ना है कि किसका क्या ट्रेंड रहता है, कहाँ पे गड़बड़ होती है। बहुत सारी गड़बड़ है, ये मैंने तो आपको केवल एक एग्जांपल बताया पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, एस ब्लॉक में भी गड़बड़ होती है, डी में तो गड़बड़ी गड़बड़ सारी की सारी। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको अभी बहुत सारी पढ़नी है, लेकिन ये सब बातें बहुत ही बेसिक बातें हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमने ट्रेंड पढ़ा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये ट्रेंड है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये ट्रेंड है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब आपको ये ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना है, तो आप जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सेम इसी पोजीशन पे रखने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पोजीशन हमेशा सेम रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूं मैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट है आपका, उसका एक इलेक्ट्रॉन आप पहले निकाल चुके हो, आप क्या कर रहे हो? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ठीक है, अब इसका ट्रेंड हमें पता करना है, तो इसके ट्रेंड के लिए मैं सिंपली आपको ट्रेंड बता देता हूँ एक बार। ठीक है,
सिंपली आपको ट्रेंड बता देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आपको पता लग ही जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना एक बार, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बता ही देंगे आपको। तो ये आयनाइज एनर्जी है, सेकंड की बात कर रहे हैं, और ये एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम आपको सबसे ऊपर मिलेगा, यहाँ पे लिथियम प्लस। उसके बाद आपको मिलेगा बेरिलियम, फिर आपको मिलेगा बोरोन, कार्बन, ये प्लस में है सारे के सारे, ये ध्यान रखना। फिर आपको मिलेगा नाइट्रोजन प्लस, फिर मिलेगा आपको ऑक्सीजन प्लस, फिर आपको मिलेगा फ्लोरीन प्लस, फिर आपको मिलेगा नियोन प्लस, और सबसे ऊपर आपको मिलेगा लिथियम से भी ऊपर सोडियम प्लस। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में दूंगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, प्लस प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आयनस एनर्जी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और ज़्यादा चीज़ें नहीं बचती हैं इस टॉपिक की। आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बचती है, नेचर ऑफ ऑक्साइड बचता है, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास। इसके बारे में थोड़ा सा सोचना आप, ऐसा क्यों दिखा हमें। ठीक है।